वीडियो में हम एल्केन से शुरू करते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें n आपके मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन की तादाद को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मॉलिक्यूल में एक कार्बन मौजूद हो तो आप फार्मूला में इस एक को इस n की जगह लिख देंगे, तो ये हो जाएगा C1 और फिर 2 ज़रबे 1 होता है 2 और इसमें 2 जमा कर दें तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा CH4 जो कि मीथेन है। और हम मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। तो कार्बन और इसके गिर्द 4 हाइड्रोजन, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लिहाजा मीथेन सबसे आम और सिंपल एल्केन है। अब अगर हमारे पास 2 कार्बन हो तो फिर क्या होगा, हम इस 2 को फॉर्मूला में डालेंगे तो ये हो जाएगा C2, फिर 2 ज़रबे 2 होता है 4, इसमें 2 जमा कर दे तो हो जाएगा 6। तो 2 कार्बन की एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 जिसे हम ईथेन कहते हैं ये होगा। तो ईथेन का डॉट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। कार्बन जो कि एक और कार्बन से जुड़ा हो या बॉन्डेड हो और फिर इसके गिर्द इस तरह से 6 हाइड्रोजन मौजूद हो। लिहाजा इस तरह के हजारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इसलिए आपको इन्हें नाम देने के लिए कोई तरीका कार आना चाहिए। एक कार्बन का मतलब होता है मीथेन, 2 कार्बन का मतलब होता है ईथेन, और ये तमाम नाम एक सिस्टम या एक तरीका कार के तहत होते हैं जिसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो साइंसदानों का एक ग्रुप था जिन्होंने आपस में काम करके इन मॉलिक्यूल्स का नाम देने का एक बहुत तरतीबवार मुनज़्ज़म तरीका कार बनाया था। तो आगे हम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को नाम देने के लिए इसी नाम देने वाले सिस्टम पर या IUPAC नॉमेनक्लेचर पर गौर करेंगे। यहाँ इस टेबल पर मैंने इस IUPAC नॉमेनक्लेचर को मुख्तसर करके लिख दिया है। तो अगर आपके पास एक कार्बन है तो नाम मेथ होगा, अगर आप एल्केन की बात करें तो आखिर में एन आ जाएगा। लिहाजा एक कार्बन का एल्केन मीथेन कहलाता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह अगर 2 कार्बन का एल्केन हो तो इसका रूट वर्ड एथ होगा और आखिर में एन आएगा, तो ये ईथेन हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि नाम का आखिरी लफ्ज़ मॉलिक्यूल में मौजूद फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से तब्दील होता रहेगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एल्केन की बात कर रहे हैं। खैर, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड होगा प्रॉप, 4 कार्बन के लिए लफ्ज़ ब्यूट इस्तेमाल होगा। अब जाहिर सी बात है कि 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन होगा। अब इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे कि जैसे जैसे कार्बन की तादाद में इजाफा होगा इसी तरह से ये वाले नाम इस्तेमाल होंगे। तो खैर, मेरे ख्याल से अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये तमाम सीधी चेन या स्ट्रेट चेन वाले एल्केन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम कार्बन सिर्फ एक लाइन में मौजूद है, एक कार्बन और इसके बाद फिर दूसरा कार्बन। 6 कार्बन का एल्केन होगा हेक्सेन, 7 कार्बन का एल्केन होगा हेप्टेन, 8 कार्बन का ऑक्टेन, 9 कार्बन का नोनेन, 10 का डेकेन, और बाकी के आगे हम जाकर देखेंगे। ये सब सिर्फ एल्केन के लिए ही नहीं है बल्कि दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी हैं। लिहाजा यहाँ मौजूद इन तमाम पेरेंट नेम को याद करना इंतहाई ज़रूरी है। अभी तक हमने सीधी चेन वाले एल्केन या स्ट्रेट चेन एल्केन की बात की है। अब अगर हमारे पास शाखों वाली कार्बन चेन हो यानी ब्रांच्ड एल्केन हो इस तरह से, तो फिर क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक कार्बन के फौरन बाद दूसरा कार्बन एक सीधी चेन में मौजूद नहीं है। आप बखूबी देख सकते हैं कि इधर कार्बन चेन से कुछ निकल रहा है। तो चले सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढते हैं। इसे ढूंढना एक महारत का काम है, तो इसका इस्तेमाल आप IUPAC नॉमेनक्लेचर से नाम देते वक्त करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मैंने इस वाली चेन को सबसे लंबा पाया। इस चेन में कितने कार्बन मौजूद हैं, ये 1 2 3 4 5, तो इस चेन में 5 कार्बन मौजूद है। अब अगर हम दोबारा अपने इस IUPAC नॉमेनक्लेचर पर चलें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन कहलाता है। तो इस मिसाल के लिए पेरेंट नेम होगा पेंटेन, इस मॉलिक्यूल को आप नाम देंगे पेंटेन। अब मेरे इस एल्केन की स्ट्रेट चेन से और क्या निकल रहा है, यहाँ इस जगह से कुछ बाहर आ रहा है ना। यहाँ मेरे पास एक कार्बन वाला CH3 ग्रुप मौजूद है जो कि पेंटेन मॉलिक्यूल से शाख की शक्ल में बाहर निकल रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है।
तो आपकी असल या पेरेंट चेन से ये सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकल रहा है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट वो ग्रुप्स होते हैं जो कि पेरेंट चेन से जुड़े हुए होते हैं। अब हम इस सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नाम दें? अब चूंकि ये एक कार्बन पर मबनी है तो ये एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। गौर कीजिए कि ये एल्केन नहीं है, ये एल्काइल है, इसलिए इसके आखिर में YL लिखा होता है। अच्छा, अब चाहे ये एल्काइल ग्रुप ही क्यों ना हो, हम नाम देने के लिए पेरेंट नेम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो फिर अगर मैं दोबारा अपने इस IUPAC नॉमेनक्लेचर के टेबल पर जाऊं तो इसे देखकर मैं कह सकती हूँ कि एक कार्बन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरेंट नेम मेथ इस्तेमाल होता है, और चूंकि ये एल्काइल ग्रुप है और इसके नाम के आखिर में YL आता है तो ये हो जाएगा मीथाइल। तो ये मीथाइल ग्रुप कहलाएगा, जिसका नाम हम पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में ले चुके हैं। तो हमारे पास इस स्ट्रेट चेन पर, जिसे हमने पेंटेन कहा था, इस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो पेंटेन के कार्बन नंबर 2 से ये मिथाइल ग्रुप शाख की तरह बाहर निकल रहा है। हम इस IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में मज़ीद तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस सिर्फ इस सब्स्टिट्यूएंट की शनाख्त करना सीख लें। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला काम ये करना होता है कि आप मॉलिक्यूल में मुमकिना तौर पर मौजूद सबसे लंबी कार्बन चेन को ढूंढें। अब यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स के 3 डॉट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो चले हम देखते हैं कि क्या हम इन स्ट्रक्चर्स में सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढ पाते हैं या नहीं। तो मैं सबसे ऊपर इस उल्टे हाथ वाले स्ट्रक्चर से शुरू करती हूँ और इधर इस हिस्से से शुरू करती हूँ। इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा पहला अंदाज़ा होगा कि इस चेन में कितने कार्बन मौजूद हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसे नाम देना चाहें तो इसका नाम होगा हेप्टेन, क्योंकि इसके पास इस तरह से ये 7 कार्बन मौजूद हैं। अब इस हेप्टेन से निकलते हुए इन सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ मेरे पास एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप मौजूद है जो कि दूसरी पोजीशन या दूसरे कार्बन से बाहर आ रहा है। तो एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप कहलाता है, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट इस तीसरे कार्बन से बाहर आ रहा है। तो चले यहाँ ऊपर आकर अपनी याददाश्त को आजमाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 कार्बन का पेरेंट नेम क्या होता है भला? 2 कार्बन के लिए एथ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और चूंकि ये एल्काइल ग्रुप है तो ये इथाइल ग्रुप कहलाएगा। तो हमारे पास तीसरे कार्बन से ये इथाइल ग्रुप बाहर आ रहा है, और ये दूसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप बाहर आ रहा है। यहाँ ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप। अब देखिए, इस चौथे कार्बन से इसी तरह का एक और मिथाइल ग्रुप निकल रहा है। फर्ज करें कि हमने अपनी सबसे लंबी कार्बन चेन चुनने के लिए दूसरा तरीका अपनाया था। जैसे फर्ज करें हमने यहाँ नीचे से यूं इन्हें नंबर देना शुरू किया, तो पहली नज़र में ही मुझे ये वाली चेन सबसे लंबी लग रही है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा है भी या नहीं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये सबसे लंबी कार्बन चेन है तो इसे नंबर दे लेते हैं। 1 2 3 4 5 7। तो एक बार फिर ये हेप्टेन कहलाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में हमें यहाँ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? तो देखिए, यहाँ दूसरे कार्बन पर हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तीसरे कार्बन पर इथाइल ग्रुप मिल रहा है, और फिर एक और इथाइल ग्रुप इस चौथे कार्बन पर मिल रहा है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही सूरत हाल है जो इस पहली मिसाल में थी। तो ये दोनों एक ही हैं, लिहाजा इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे यहाँ से नंबर देना शुरू करें या फिर यहाँ से। दोनों तरीक़ों से ही इसका एक ही नाम होगा। चले अब इन दोनों का मुआवजा यहाँ नीचे वाले स्ट्रक्चर से करते हैं। वैसे तो ये तमाम एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन चले अब की बार दूसरा तरीका अपनाते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ से इसे नंबर देना शुरू करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये वाली कार्बन चेन मुझे सबसे लंबी दिखाई दे रही है। आप कहेंगे कि ठीक है भाई, ये वाली कार्बन चेन सबसे लंबी है। तो अब इसमें कितने कार्बन मौजूद हैं? इसमें भी 7 कार्बन मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब ये बताएं कि इस मॉलिक्यूल में किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। इस चौथे कार्बन से निकलता हुआ हम ये इथाइल ग्रुप देख सकते हैं। तीसरे कार्बन से निकलता हुआ, अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल सब्स्टिट्यूएंट है, ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल नहीं है और इसे नाम देना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कुल 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल की मिसाल में हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मेरे इस मॉलिक्यूल को नाम देने का सही तरीका कौन सा है।
मेरे पास एक जितनी लंबाई की 2 चेन्स मौजूद है और इन दोनों चेन्स में ही 7-7 कार्बन मौजूद है। तो अब मैं इन दोनों के दरमियान किस तरह से टाई तोड़ दूं, यानी इन दोनों में से किसको चुन लूं? आईयूपैक का कानून कहता है कि आप वो वाली पेरेंट चेन चुनेंगे जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट की तादाद सबसे ज्यादा हो। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर के पास सब्स्टिट्यूएंट 3 है, जबकि नीचे वाले स्ट्रक्चर के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के जरिए नाम देना चाहते हैं तो आप ये ऊपर वाले तरीके इस्तेमाल करेंगे। हम इसकी भी तफसीलात अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आप कुछ साइक्लोएल्केन को देख लेते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन के बारे में बात की है, तो चलिए अब कुछ साइक्लोएल्केन भी देख लेते हैं। तो देखिए ये एक बड़ा मजे का डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि इस त्रिकोण या ट्रायंगल में कितने कार्बन मौजूद हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो अगर मैं इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनाऊं जिसमें ये 3 कार्बन मौजूद हों तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और अब इन कार्बन के गिर्द एक ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए यहाँ हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन होना लाजमी है। तो जनाब ये बन गया हमारे पास साइक्लोएल्केन, यानी कि कार्बन एक रिंग की शक्ल बना रहा है। तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। हम देख सकते हैं कि साइक्लोएल्केन का पैटर्न इस तरह का होगा कि अगर आपके पास कार्बन की n तादाद मौजूद है तो साइक्लोएल्केन के लिए लाजमी तौर पर इसके साथ 2n हाइड्रोजन होने चाहिए। इस साइक्लोएल्केन के पास 3 कार्बन है। तो अगर हम दोबारा अपने इस आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के टेबल पर चलें तो हम कहेंगे कि भाई इन 3 कार्बन के लिए तो प्रोप का लफ्ज इस्तेमाल होगा, और चूंकि ये एल्केन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन ये साइक्लोएल्केन है तो हम इसे साइक्लोप्रोपेन कह देंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। अगर हम अगले मॉलिक्यूल को देखें तो ये एक चौकोर यानी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें कितने कार्बन मौजूद हैं? जनाब इसमें 4 कार्बन मौजूद हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन जो कि ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो इसलिए ये साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा। अब अगली और 2 मिसालें देख लेते हैं। तो अगला मॉलिक्यूल पेंटागन है, इसमें 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन होगा यानी साइक्लोपेंटेन। अब मेरे ख्याल से सबसे अहम साइक्लोएल्केन ये 6 कार्बन पर मबनी होता है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ मौजूद ये साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। तो जनाब ये पूरा एल्केन और साइक्लोएल्केन का तारुफ था। अगली चंद वीडियोस में हम इस मौजू पर मजीद तफसील से बात करेंगे।